हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता आप सबका बुडानी एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया है और आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। उसके बाद में हम देखेंगे इसी प्रकार से कि यदि हमारे पास nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो तब हम उनको कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, क्योंकि आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपके लिए छोटी छोटी क्लासें बनाती हूँ ताकि लंबी क्लासें हैं क्या है कि देख नहीं पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 और 1 की पावर 1/4 इसके जो रूट्स हैं हमें वो फाइंड करने हैं कि z इक्वल टू 1 की पावर 1/4। तो यदि हम दोनों साइड में इसकी पावर 4 कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा z की पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 को इधर लेके आएंगे तो ये होगा z की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसके यदि हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा जेड स्क्वायर माइनस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से। यहाँ से फिर आगे जेड स्क्वायर माइनस 1 को हम फिर से फैक्टर कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ही, जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो जेड माइनस 1 से हमें मिलेगा जेड इक्वल टू प्लस 1, जेड प्लस 1 से हमें मिलने वाला है -1, और जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 से हमें दो इमेजिनरी रूट्स मिलने वाले हैं। यदि हम इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगाएंगे तो हमें ये वैल्यू मिलने वाली है, या फिर जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 और उसका अनरूट करेंगे तो प्लस माइनस आई हमें मिल जाएगा। तो ये तो हो गई फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, हो गया 1 माइनस 1 आई माइनस आई। अब हम पढ़ रहे थे डी माइवर थ्योरम पढ़ रहे थे, उसके बाद में हमने रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना स्टार्ट किया है। तो क्या हम उसका यूज करके भी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने मेथड यही देखा था कि हमें यदि रूट्स निकालने होंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है सबसे पहले हम उसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसकी पावर जो है वो डी माइवर थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम यूज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है उसका हम व्यापक मान यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसमें हम डी माइवर थ्योरम का यूज करेंगे। तो व्यापक मान यहाँ हो जाएगा 2k पाई प्लस 0, और यहाँ भी 2k पाई प्लस 0, और 1/4 जो है वो हमने डी माइवर थ्योरम से यहाँ पे यूज किया है। तो ये आगे वाले प्लस वाले तो 0 है ही, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू कोस 2k पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन 4। और हमने देखा था कि यहाँ पे जो k है इसकी वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है उससे एक कम होती है, तो k की वैल्यू हमारे पास आएगी k इक्वल टू 0 1 2 3। वैल्यू तो हमारे पास 4 ही आने वाली है, मतलब ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है उतने ही सॉल्यूशन होंगे, लेकिन k जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 4 माइनस 1 यानी 3 तक आएगी। तो सॉल्यूशन तो 4 ही हो गए ना, 1 2 3 4, 0 से लेकर 3 तक है तो 4 हो गई। अब k इक्वल टू 0 हमने रखा तो z इक्वल टू हो जाएगा कोस 0 प्लस आई साइन 0, ये होता है 1, और k इक्वल टू हमने 1 रखा है तो कोस 2π/4 प्लस आई साइन 2π/4, यानी π/2 और π/2 कोस 0 होता है, साइन में 1 होगा तो ये हो जाएगा आई। इसी प्रकार यदि हमने k इक्वल टू 2 रखा है तो z इक्वल टू हमें मिला है कोस पाई प्लस आई साइन पाई 0 कोस पाई इक्वल टू हो जाएगा -1, और k इक्वल टू 3 रखने पर हमें मिलने वाला है z इक्वल टू कोस 6π/4 प्लस आई साइन 6π/4। ये हमारे पास हो जाएगा 3π/2, और 3π/2 पे ये वाला 0 और ये हो जाएगा -1, तो माइनस आई जेड इक्वल टू हो जाएगा। ये रहे हमारे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के वैल्यू हो है 1 -1 आई और माइनस आई। अब यदि इसकी हम प्रॉपर्टी देखने जाएं तो क्या था, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पीछे किया था उसकी और इसकी सेम हमारे पास प्रॉपर्टी आने वाली है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये रूट है, ये भी हमारे पास जीपी में ही रहेंगे, 1i-1 और -i। इस प्रकार से यदि हम इनको रखेंगे, क्योंकि ये i भी इसी प्रकार से हैं, 1i-1 और -i। तो यहाँ से इनको हमने नाम दिया है अल्फ़ा 0, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। अल्फ़ा ज़ीरो की वैल्यू हम 1 भी मान सकते हैं, तो अल्फ़ा 0 1 और अल्फ़ा 1 को हमने अल्फ़ा नाम दिया है अल्फ़ा 2। अब देखिए आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, तो क्या हम इसको अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हमने अल्फ़ा की क्यूब करी है तो हमें मिला है -i, तो हमने फोर्थ वाले को लिख दिया अल्फ़ा की क्यूब। तो इस प्रकार से हम इनका नोटेशन अल्फ़ा 0, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 भी दे सकते हैं, या फिर 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब भी दे सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये भी हमारे पास जीपी में ही होते हैं, और यदि इनका सम हम करेंगे तो सम भी हमारे पास 0 ही आने वाला है। और इनका रूट्स यदि हम देखें, प्रोडक्ट यदि हम इनका देखें तो 1 -1 और आई फिर से -1, तो -+1 और एक माइनस ये वाला रहेगा, तो हमें प्रोडक्ट मिला है -1। और जो इकाई के 4 रूट्स हमारे पास होते हैं वो एक वर्ग के शीर्ष होते हैं। किसके शीर्ष होते हैं? वर्ग के शीर्ष होते हैं। और जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थी वो हमारे पास किसके शीर्ष होते थे? वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष थे। और जो फोर्थ रूट है ये हमारे पास एक वर्ग के शीर्ष होते हैं। आगे देखिए, ये हमने कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की भी कर ली है। अब इसी प्रकार यदि हम nth रूट ऑफ यूनिटी यदि निकालने जाएं तो वो हमें क्या मिलने वाले, तो हमने किया है z=1 की पावर 1/n। और जब हम nth रूट निकालेंगे तो वहाँ पे हम स्पेशली डी-माइवर थ्योरम ही काम में लेने वाले हैं। तो ये हो गया, इसका पोलर फॉर्म में चेंज किया, cos 0 + i sin 0। इसका जो r या मोड ऑफ z होता है वो तो 1 ही रहने वाला है, उसकी पावर हमें 1/n करनी है। 1/n हम करेंगे आर्ग्यूमेंट की व्यापक वैल्यू में के साथ करेंगे, तो व्यापक वैल्यू हो जाएगी 2k + 0, और यहाँ भी 2k + 0 हो जाएगी। और फिर 1/n हमने डी-माइवर थ्योरम से यहाँ पे यूज किया है। k की वैल्यू हमारे पास होती है नीचे वाली वैल्यू से कम होती है, तो k हो जाएगा हमारे पास 0 से लेकर n-1 तक। टोटल तो हमारे पास n वैल्यू हो जाएंगी 0 तक, लेकिन k वैल्यू रहेगी k = 0 से लेकर n-1 तक। और हम इसको यदि e की पावर में रखने जाएं तो cos थीटा + i sin थीटा हमारा होता है e की पावर i थीटा। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, z = e की पावर i 2k π/n, जहाँ पे k = है 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1। अब यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं कि k = 0 रखने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है। k = 0 हमने रखा है तो z = 1 मिला है। इसको हम z0 या अल्फ़ा 0, और इसकी वैल्यू हमें 1 मिली है, तो हमने इसको 1 से इसका नोटेशन हमने 1 दिया है। और k = हमने यदि 1 रखा है तो z = हमें मिला है अल्फ़ा 1 यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिली है e की पावर i 2π/n, यानी 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2π/n + i sin 2π/n। इसी प्रकार यदि हम चलते जाएंगे तो k की वैल्यू हमें n-1 तक लेके जानी है, तो k = n-1 रखेंगे तो ये हो जाएगा z = e की पावर i 2 × n-1 × π/n। और इसको हम नोटेशन दे रहे हैं अल्फ़ा की पावर n-1। यहाँ देखिए ये हो गया 1 अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4π/n हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें, और इसकी फिर क्यूब करेंगे तो हमें अगली वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने अल्फ़ा की पावर में ही सारे नोटेशन दिए हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम करने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। यदि हमारे पास 1, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन अल्फ़ा n-r, अल्फ़ा n-1 आर द n
nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी ये टोटल वैल्यू हमारे पास n है, ये हमारे पास n जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी हैं। तब हम क्या होगा कि जो रूट्स होंगे वो जीपी में होंगे और उसका कॉमन रेशियो जो होगा वो होगा e की पावर i 2π/n, e की पावर i 2π/n जो होगा वो इसका कॉमन रेशियो होगा। आगे है कि इसका सम यदि हम करें, सम ये आप पावर में लिख लीजिएगा, पावर में भी रख लीजिए या फिर ऐसे भी कर लीजिए, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n-1 एक ही बात रहेगी हमारे पास। तो 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर ये हमारे पास एक जीपी है, क्योंकि ये जीपी में है, जीपी में है तो यदि हम इनका सम करेंगे तो आपको पता है जीपी का सम क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है। वन माइनस अल्फ़ा की पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अल्फ़ा जो है वो इस वाली इक्वेशन का रूट है। नहीं, अल्फ़ा की पावर जो जेड की पावर n इक्वल टू 1, यहाँ से जो मेन इक्वेशन है हमारी जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 की पावर 1/n जो है, और इसकी पावर यदि हम n दोनों साइड से n कर दे तो जेड की पावर n इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यदि इसका रूट हमारे पास अल्फ़ा है, रूट तो आ ही रहा ना, हमने नोटेशन दिया है इनको, तो अल्फ़ा रूट आ रहा है, तो अल्फ़ा की पावर n इक्वल टू अल्फ़ा की पावर n यदि हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, जेड की पावर n इक्वल टू 1 हमारे पास आया है, तो जेड की पावर n माइनस 1 इक्वल टू हमारा 0 हो रहा है। चूँकि अल्फ़ा इसका एक रूट है तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है 1 माइनस अल्फ़ा की पावर n, तो ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो 0 हो जाएगी। तो टोटल सम जो है वो भी हमारा 0 ही हो जाएगा। फिर है ये जो रूट्स हमारे पास आए हैं, इनका यदि हम कॉन्जुगेट ले लें तो भी हमारे पास उनका जो सम आएगा वो 0 ही आने वाला है। सेकेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 1 की पावर p प्लस अल्फ़ा 1 की पावर p प्लस अल्फ़ा 2 की पावर p प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा n माइनस 1 की पावर p। तो यदि हमारे पास जो भी सारे रूट्स हैं और उनकी कोई p पावर हमें दे रखी है, तो इनका सम या तो हमारे पास 0 होगा या फिर हमारे पास n होगा। 0 कब होगा? क्योंकि जब भी ये p जो है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा n का, नहीं होगा n का। p जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा n का, तब ये हमारे पास 0 होगा। और n होगा कब होगा? जब p है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा n का। वो ये प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट कब होगा? ये देखिए, ये जब हमने किया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 3 वाली पावर पे हमें फिर से 1 मिल रहा था। तो वो इस प्रकार की यदि लाइन में आता जाएगा तब तो वो हमारे पास 0 बन जाता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यदि वो इसका मल्टीपल नहीं होता है तब हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास उनका सम जो होता जाएगा वो n, मतलब जितनी पावर हम ऐड करते जाएंगे उसी प्रकार से हमारे पास n होता जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1 इफ n इज ओड।
प्रोडक्ट ऑफ रूट मल्टीप्लाई यदि हम कर रहे हैं यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या है 3 है, 3 यानी ओड है तो इनका हम यदि प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 मिल रहा था। और यहाँ पे फोर्थ में यदि हम गए तो हमने देखा कि फोर थे यानी इवन थे, और इसका हमने जब प्रोडक्ट किया था तो हमें -1 मिल रहा था। तो इसी प्रकार यदि हम nth रूट्स में जाएंगे तो उनको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि यदि n हमारा ओड हुआ तो हमें 1 मिलेगा और n इवन हुआ तो हमें -1 मिलेगा। नेक्स्ट है nth रूट ऑफ यूनिटी विल लाई ऑन ए यूनिट सर्किल विथ सेंटर 0 0। ये जो हमारे n जो रूट्स हैं वो कहाँ लाई करेंगे, वो हमारे पास एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर हमारा होगा 0 0। और या फिर हम देखें कि जो nth रूट्स हैं वो एक रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन बनाएंगे। जैसे 3 थे तो रेगुलर यानी एक समान एन साइडेड, एन मतलब 3 थे तो 3 की क्या बन रही थी हमारे पास समबाहु त्रिभुज बन रही थी। 4 था तो रेगुलर यानी समान, और समान 4 का क्या बनेगा हमारे पास वर्ग बन रहा था। तो आई होप ये जो हमने रूट्स पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के यूनिटी के वो सारी बातें आपको समझ आई होंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तब चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक छोटा सा टॉपिक क्वेश्चन टाइप सा है वो और देख लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि हमारे पास x इक्वल टू क्या है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, अरे यार क्या हो रखा है इसको, और यदि हम इसकी पावर कर दें तो डी माइवर थ्योरम से ये हमारे पास हो जाता है कोसेन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, या फिर हम करें 1/x की पावर n करें तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -n। और यहाँ मैंने बताया था आपको कि -n हम किस प्रकार से करते हैं, तो ये हो गया कोस -n थीटा प्लस आई साइन -n थीटा, तो कोस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा 1/xn हो गया। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, दोनों का ऐड यदि हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा xn प्लस 1/xn इक्वल टू हो जाएगा 2 कोस n थीटा। xn प्लस 1/xn इक्वल टू हो जाएगा 2 कोस n थीटा। और इक्वेशन 1 माइनस 2 यदि हम करें xn माइनस 1/xn इक्वल टू हो जाएगा 2i साइन n थीटा। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इस पे एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यदि हमें ये दोनों फॉर्मूले याद हों तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके हमें यहाँ से देखिए ये वाली यदि हमें कोई पावर दे रखी है तो जैसे x³ दे दिया तो इसको क्यूब वाले इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करके वहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फिर हम थीटा निकाल पाते हैं, y निकाल पाते हैं, इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन यदि हमें ये दोनों वाली इक्वेशन याद हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट थीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ n है तो यहाँ भी n है, और यहाँ n है तो यहाँ भी n है, तो इस n का जो मल्टीपल होगा वो हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और वहाँ से हम आगे जो भी क्वेश्चन में पूछा होता है उसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है, ताकि जहाँ भी मिस्टेक हो रही हूँ, कम समझ आ रहा हो आप सबको, तो मैं उन सब में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और तो क्या, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।